हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑटिज्म। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑटिज्म क्या होता है, क्या उसकी अवधारणा है या किस वर्ड से ऑटिज्म को लिया गया है और क्या उसकी परिभाषा थी, किस आधार पर हम ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों को पहचान सकते हैं या व्यक्तियों की पहचान कर सकते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा था। आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या प्रकार रहते हैं स्वलीनता के या ऑटिज्म के। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं तो कन्ने ऑटिज्म डिसऑर्डर। हिंदी में भी हम लोग कहें ऑटिज्म या स्वलीनता आप लिख सकते हैं, डिसऑर्डर। अब हम लोग कनेर जो हमारा ऑटिज्म डिसऑर्डर है इसको क्लासिक ऑटिज्म डिसऑर्डर के नाम से भी जानते थे। के नाम से पहले जानते थे। क्लासिक ही लिख सकते हैं हम लोग, क्लासिक स्वलीनता डिसऑर्डर। लेकिन बाद में 1943 में कनेर जो ऑटिज्म डिसऑर्डर शब्द को यूज में लाया गया था, जे हॉकिंस यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट ने, जिसका नाम क्या था, लियो कने, इन्होंने सबसे पहले इस टर्म को यूज में लाया था इन 1943। किस विश्वविद्यालय के? जे हॉकिंस यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने, उनका नाम था लियो कने, जिन्होंने सबसे पहले इस टर्म को यूज में लाया था कि इस कैटेगरी के या इस हम कह सकते हैं टाइप के बच्चे किस प्रकार के विशेषताओं को कहीं ना कहीं शो करते हैं। अब हम लोग कहें जो ऑटिज्म डिसऑर्डर है उसमें यदि बात करते हैं तो इस कैटेगरी के बच्चे, इनकी बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल की यदि हम बात करते हैं तो इनके सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो एक नॉर्मल पर्सन के कंपैरेटिवली हम लोग कह सकते हैं कि अधिक होती है। सोचने समझने की इनकी रैशनल थिंकिंग नहीं होती है, लेकिन चीजों को रट करके याद रखने की क्षमता इनकी अधिक होती है एज कंपेयर टू अदर नॉर्मल पर्सन। अगर हम लोग बात करते हैं साइंटिस्ट के तो मैक्सिमम जो भी साइंटिस्ट रहते हैं वो कने ऑटिज्म डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं। ये वन एरिया पे, किसी भी एरिया, जो सिंगल एरिया ऐसा होगा जिसमें इनकी मास्टरी होती है, या हम कह सकते हैं मैथमेटिकल एरिया में अगर बच्चे को रोट लर्निंग कराया जाए तो बहुत अच्छा कहीं ना कहीं प्रेजेंट करते हैं ये। मैंने भी एक स्टूडेंट को लिया था जो कि ऑटिज्म से ग्रसित था, उसको कने ऑटिज्म डिसऑर्डर था, तो वो बच्चे को 40 तक टेबल को वो इजीली बोल देता था। आप बीच में भी अगर उसको कोई भी टेबल पूछ रहे हैं तो इजीली उसका आंसर वो एक्यूरेटली देता था, क्योंकि उस बच्चे में कहीं ना कहीं एक एरिया जो मैथमेटिकल स्किल को हम कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे से वो प्रेजेंट करता था, मैथमेटिकल एरिया में बहुत अच्छा था। ऐसे ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं कोई इन्वेंशन करने में बहुत अच्छे होते हैं, कोई म्यूजिक के एरिया में बहुत अच्छे होते हैं, ये रट करके चीजों को बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ये चीजों को तो एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन इनमें जो कहीं ना ऑटिज्म के हमने अभी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, विशेषताओं को पढ़ा, तो इनमें क्या रहता है, पुअर सोशलाइजेशन रहता है,
पुअर सोशलाइजेशन कि ये आइसोलेटेड रहते हैं, किसी के साथ में अंतःक्रिया नहीं करते हैं, अंतःक्रिया नहीं करते हैं, है ना। एंड सेकेंड, यदि हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल, जितने भी टाइप्स को मैं आप लोगों को बताऊंगी उन सब में ये सब कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे। कम्युनिकेशन हम बोलते हैं संप्रेषण, कौशलों को की कमी हम कह सकते हैं, कौशलों की कमी पाई जाती है। दे कांट एक्सप्रेस देयर इमोशंस, या हम कह सकते हैं कि जो भी उनके थॉट्स होते हैं उनको ये संप्रेषण के माध्यम से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और हम लोग इसी के साथ में बोलते हैं कि पुअर इमोशंस, या हम लोग बोलते हैं कि रोट लर्निंग इनकी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। रट करके चीजों को ये बहुत अच्छे से को याद रखने की क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है। जैसे मैंने बोला सोचने विचारने की, तो सोचने विचारने की इनकी ऐसे नहीं है कि लॉजिकल थिंकिंग रहेगी, नो, लेकिन ये चीजों को रट करके बहुत अच्छे से दूसरों के सामने जब भी आप इनसे कोई भी चीज को पूछेंगे तो ये तुरंत आप लोगों को अब कहीं ना कहीं आंसर दे देंगे। एंड एक्टिव रहते हैं, ये बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं। ये किसी भी चीज को अगर आप कोई भी चीजें इनको करवाते हैं तो बहुत एक्टिवली ये पार्टिसिपेट करेंगे और इनमें जुनून रहता है कोई भी टास्क के। अब जैसे मैंने बोला कि साइंटिस्ट होते हैं जो, वो क्या होते हैं, मैक्सिमम ऑटिज्म हम लोग बोलते हैं कि ऑटिज्म कैटेगरी के होते हैं, उनमें ये कने टाइप का ऑटिज्म पाया जाता है। और वो बच्चे या व्यक्ति जो साइंटिस्ट है या व्यक्ति है वो क्या होंगे, जो पर्टिकुलर एक एरिया होगा उसमें बहुत ज्यादा एक्सेल करते हैं, बहुत ज्यादा आगे तक जाते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। एंड इनका कहीं ना कहीं जुनून रहता है कि कोई भी जिस भी एरिया में इनका इंटरेस्ट है उसमें ये अपना फुली 100% दे देते हैं, जिससे इनको सफलता मिलती है। एंड ये अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षक होते हैं। जब आप इनको देखेंगे तो ये क्या लगेंगे, आपको आकर्षक लगेंगे, अट्रैक्ट करने वाले लगेंगे। अब इन चीजों के बेसिस पे आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या ये मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं कहने ऑटिज्म डिसऑर्डर के। अब इसके बाद में नेक्स्ट टाइप आता है रिट सिंड्रोम, या फिर रिट आप लिख सकते हैं ऑटिज्म डिसऑर्डर। तो ऑटिज्म डिसऑर्डर, इसमें जो हम लोग कह सकते हैं कि 5 मंथ्स तक बच्चे का विकास सही से नहीं हो पाता है। कब तक? 5 मंथ्स तक बच्चे का विकास सही नहीं हो पाता है। और 5 मंथ्स के बाद में 48 मंथ्स तक, महीनों तक हम लिख सकते हैं, महीनों तक ये गर्दन, इनको गर्दन को संभालने में दिक्कत रहती है। जब भी हम लोग रिट सिंड्रोम की बात करते हैं तो इन बच्चों में क्या रहता है कि 5 मंथ्स तक ये नेक को इनका जो ग्रोथ है, ये डेवलपमेंट है, वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। जब 48 मंथ्स के होते हैं तो ये नेक को कैसे होल्ड करना है या नेक कंट्रोल रहता है इनका, वो भी बहुत ही पुअर रहता है। और इसी के साथ ही साथ कहने की जो भी इन बच्चों के साथ में काम कर रहे होते हैं उनको बहुत दिक्कतें होती है। नो डाउट कि जब बच्चा 48 मंथ तक बच्चा नेक को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो पेरेंट्स को समझ ही नहीं आता है कि उनके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है या किस प्रकार की अक्षमता से वो ग्रसित हैं। और इसी के साथ में रिट सिंड्रोम में हम बोलेंगे कि जो भी मैंने बोला है कि पुअर सोशलाइजेशन,
अब हम लोग बात कर रहे हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट या फिर बच्चे का, हमने बात किया कि विकास नहीं हो पाता है, तो किस किस एरिया में सोशलाइजेशन भी पुअर रहेगा, संप्रेषण, जो जो हमने जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे वो सब इसमें आते हैं। कम्युनिकेशन के लिए क्या रहता है, पुअर रहता है, और इसमें हम लोग वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आ जाएगा। और कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय हम कह सकते हैं। अब कोऑर्डिनेशन किसका, मूवमेंट भी लिख सकते हैं या बॉडी कि जो हु दोज आर अफेक्टेड विद रेट सिंड्रोम, उन बच्चों का क्या रहेगा कि जो बॉडी का समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, वो सही नहीं हो पाता है और वो कहीं ना कहीं चलने फिरने में भी उनको दिक्कत आएगी। बच्चों का वर्बल और नॉन वर्बल मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण कौशल भी प्रभावित रहते हैं। ये बच्चे की स्पीच क्लियर नहीं होते हैं, जो भी ये अपने व्यूज इनके होते हैं उनको ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो भी नीड्स होते हैं उनको ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। 5 मंथ्स तक हम कहते हैं कि बच्चे का विकास जो है वो क्या रहता है, धीमी गति से होता है या बहुत ही पुअर गति से होता है। 48 मंथ्स तक ये बच्चे गर्दन को संभाल नहीं पाते हैं, मतलब जब ये 48 मंथ्स के भी हो जाते हैं, नॉर्मल बच्चे जो हैं वो नेक होल्डिंग करना सीख जाते हैं या कर लेते हैं, इन बच्चों को नेक होल्ड करने में भी दिक्कत होता है। अब थर्ड हम लोग बात करते हैं सीडीडी। सीडीडी हम बोलते हैं चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। अब नाम से क्लियर हो रहा है, चाइल्डहुड को हम क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था, विघटनकारी कार्य डिसऑर्डर। ये थर्ड टाइप है कि बाल्यावस्था विघटनकारी, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बच्चों को कब बच्चा ऑटिज्म से ग्रसित होता है, जब बच्चा कहीं ना कहीं बाल्यावस्था में होता है। हम लोग कह सकते हैं कि 2 या 3 साल तक का जब बच्चा होता है तब से बच्चे में ऑटिज्म के, स्वलीनता के लक्षण अपीयर होना शुरू होते हैं, या तब से बच्चों में कहीं ना कहीं पेरेंट्स ये जो भी ऑटिज्म से ग्रसित लक्षण उनको वो देख सकते हैं। और 10 वर्ष तक, जब बच्चा 10 वर्ष तक का होता है तब तक की जो भी उसकी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, हम कहते हैं कि विकास है, वो क्या रहता है बच्चे का, प्रभावित होता है। अब प्रभावित है तो कैसे होगा, जब ऑटिज्म हुआ है बच्चे का तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि जो बच्चे का विकास है प्रभावित होगा वो नेगेटिव वे में होगा, रिटार्ड होगा, यानी कि जो बच्चे का मेंटली है, फिजिकली है, शारीरिक, मानसिक संप्रेषण हम लिख सकते हैं, या अदर भी जो भी है फंक्शनल है, कार्यात्मक स्तर क्या रहता है, लो रहता है, कम होता है। अब इसको भी हम लोग बताएंगे कि 2 से 3 साल का है, जैसे अब या 3 साल से जब ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो बच्चे का शारीरिक हम लोग कह सकते हैं कि समन्वय संबंधी, बच्चों को कोऑर्डिनेशन की, बॉडी को जैसे उसको कैसे कोऑर्डिनेट करना है उससे संबंधी, उसको समन्वय संबंधी उसको दिक्कत होती है। मानसिक है कि बच्चे को कहीं ना कहीं ऑटिज्म होने की वजह से बच्चा जो लॉजिकल थिंकिंग होते हैं या सोचने विचारने की क्षमता होती है वो भी अफेक्टेड होती है। बच्चा जिस तरह से एक नॉर्मल पर्सन अपना सोच विचार करता है ये नहीं कर पाते हैं। संप्रेषण है, तो जितने भी ऑटिज्म से ग्रसित, मैं बार बार एक ही चीज को बोलूंगी, जितने भी मैं टाइप्स बताऊंगी
तो संप्रेषण एरिया जो कौशल होता है वो अफेक्टेड होते हैं। कि जब भी इन बच्चों के साथ में बात करते हैं तो जितने ऑटिज्म से किसी भी टाइप को लेंगे उन बच्चों की स्पीच क्लियर नहीं होती है, वाणी क्लियर नहीं होती है, वो क्या कह रहे हैं कोई भी उसको समझ नहीं पाता है। संप्रेषण में हम लोग कह सकते हैं कि इन बच्चों का जो रिपीटेटिव हम बोलते हैं बिहेवियर रहता है, तो रिपीटेटिव बिहेवियर को कहीं ना कहीं जब वो भाषा, जब भी इनको कुछ पूछा जाता है तो जो रिस्पॉन्स देंगे वो भी क्या होगा, पुनरावृत्ति वाला होगा। ये अगर इनसे नाम पूछा जा रहा है तो एक तो वो क्लियर नहीं बोलेंगे और जो आप क्वेश्चन बोल रहे हैं उसी को ये रिपीट आपको आंसर में भी देंगे। कार्यात्मक हम बोलते हैं कि फंक्शनल लेवल भी इनका क्या वो रहता है, जैसे इनके दैनिक जीवन के जो क्रियाकलाप है उनको करने में भी ये अक्षम होते हैं। तो दीज आर द मेनली, अब हम कह सकते हैं कि चाइल्डहुड पीरियड में ये कहीं ना कहीं विघटन, बाल्यावस्था विघटनकारी डिसऑर्डर आता है जिसमें बच्चे का चाइल्डहुड बाल्यावस्था वाला जो पीरियड होता है वो प्रभावित रहता है। अब हम लोग इसके बाद में फोर्थ बोल देंगे टाइप, इसके मेनली 5 टाइप्स है कि परवेसिव, ऑटिज्म डिसऑर्डर या डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। डिसऑर्डर हिंदी में हम बोलते हैं प्रचलित विकासात्मक या फिर डिसऑर्डर। अब इस तरह के बच्चों में जो इनकी बुद्धि लब्धि होती है, जो आईक्यू है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन हम बोलते हैं, फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन, हिंदी में हम बोलते हैं बुद्धि लब्धि। जैसे एक नॉर्मल पर्सन के रहते हैं सेम लाइक दैट इन बच्चों के भी जो बुद्धि लब्धि वो क्या रहती है, एवरेज। अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों के जो सोचने विचारने की क्षमता है वो कितनी रहती है, औसत रहती है। तो इन बच्चों की औसत रहती है। आप इजीली इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं या दूसरों के साथ कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते हैं, तब कभी किसी के साथ में अंतःक्रिया करेंगे, देन आप पता लगा सकते हैं कि ये बच्चे किससे ग्रसित है, ऑटिज्म से ग्रसित है। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं लक्षणों को, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों के रहते हैं, उन्हीं को ही ये क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे उनको संप्रेषण संबंधी जब भी इनको कुछ पूछा जाता है तो ये अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाते हैं। हम लोग किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता के आधार पर ऑटिज्म नहीं, हम लोग कहीं किसी को भी बोल सकते हैं कि ऑटिज्म से ग्रसित है। हम लोगों को और भी बहुत सारे, जैसे हम बच्चे का संप्रेषण का एरिया है, बिहेवियर प्रॉब्लम है, या उनको अपने विचारों को या सोशलाइजेशन स्किल भी उनका पुअर रहता है, पुअर आई कांटेक्ट होता है, मतलब वो जो उनका आंखों का समय, अगर हम आई कांटेक्ट की बात करते हैं तो जब भी हम बच्चे के पास में ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे के साथ में इंटरेक्शन करते हैं तो कभी भी आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं करेंगे। आंखों का हम कह सकते हैं कि समन्वय संबंधी उनको समस्याएं होती हैं। तो इन बच्चों में भी क्या है कि आप अर्ली स्टेज पे इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो औसत होती है, जो कि जब जैसे जैसे ये बड़े होते हैं और ये इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ में, देन हम लोग क्लियरली पता कर सकते हैं कि ये ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा एस्पर्जर सिंड्रोम। एस्पर्जर सिंड्रोम में भी हमारा क्या रहता है, बच्चे का सोशलाइजेशन
कोऑर्डिनेशन, या हम लोग लिख सकते हैं कि मूवमेंट, रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है। एंड इसी के साथ में हम लोग जो भी इनका कम्युनिकेशन एरिया है, वो अफेक्टेड रहता है। और एस्पर्जर सिंड्रोम में यदि हम लोग बात करते हैं, या जो ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे होते हैं, 10 में से हम लोग बोलेंगे कि 10 में से जो 10 अगर बॉयज या गर्ल्स हैं, तो उनमें से 10 जो भी लड़के या लड़कियां हैं, उनमें से 9 का रेशियो रहता है, जिसमें बॉयज आर मोर अफेक्टेड देन गर्ल्स, मतलब वो लड़कियों की अपेक्षा बॉयज में ज्यादा रहता है। एंड अब हम एस्पर्जर सिंड्रोम में बोलते हैं, तो इसमें भी क्या रहता है कि कहीं ना कहीं इन बच्चों को सामाजिकरण करने में, मूवमेंट संबंधी, या हम बोलते हैं कि इनको समन्वय संबंधी, शारीरिक समन्वय संबंधी इनको क्रिया को करने में दिक्कत रहती है। कम्युनिकेशन एरिया, इनकी स्पीच जो है वो बहुत ही पुअर रहती है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉपर वे में अपने जो भी इनके थॉट्स हैं उनको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। So these are the mainly types of autism. I hope आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा. Thank you so much and keep watching my videos. Thanks a lot.